नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है? हर प्रेग्नेंट महिला ये जानना चाहती है कि डिलीवरी के समय क्या क्या होता है, डिलीवरी के समय उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, किस तरह डिलीवरी प्रोसीजर कराया जाता है, किस तरह बच्चा माँ के बच्चेदानी में से निकल के बाहर इस दुनिया के अंदर आता है, क्या क्या दवाइयाँ दी जाती हैं आपको डिलीवरी के दौरान, क्या क्या किया जाता है, कैसे आपका चेकअप किया जाता है। ये ना केवल प्रेग्नेंट महिलाएं जानना चाहती हैं, इवन शादी के बाद प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले भी लोग ये जानना चाहते हैं कि डिलीवरी कैसे होती है। तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में डिटेल में कि डिलीवरी कैसे होती है, नॉर्मल डिलीवरी की पूरी डिटेल्स। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट। तो देखिए, नॉर्मल डिलीवरी का मतलब देखिए, बच्चा इस दुनिया में दो तरीके से माँ की गर्भ में से बाहर आता है, या तो नीचे वेजाइना से या फिर पेट को कट करके, जिसे कि हम सिजेरियन कहते हैं। तो नीचे वेजाइना में, जिसमें कि बच्चेदानी में कोई कट नहीं लगाया जाता, उसे हम कहते हैं नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। ये नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी को हम नॉर्मल तब कंसीडर करते हैं जब ये 9 महीने में होती है, यानी कि 37 कंप्लीटेड वीक्स के बाद हम इसे नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं। अगर ये उससे पहले हो जाए, 37 वीक्स कंप्लीट होने से पहले हो जाए, तो हम इसे प्रीटर्म डिलीवरी कहते हैं। नॉर्मल डिलीवरी की नॉर्मली डॉक्टर्स आपको एक डेट दे के रखते हैं, जिसे हम ईडीडी कहते हैं, या फिर आपकी ड्यू डेट, यानी कि बच्चा होने की आपको तारीख दी जाती है, जो यूजुअली 9 महीने पूरे ख़त्म होने की जो तारीख होती है, वो यूजुअली डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को दे के रखते हैं कि ये आपकी ड्यू डेट है, यह आपकी ईडीडी है। तो जो 50% से अधिक महिलाएं हैं, उनका बच्चा उनकी ड्यू डेट्स के विदिन 2 हफ्ते पहले हो जाता है, यानी कि 2 हफ्ते के अंदर वाले टाइम पे हो जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। सपोजिटली आपकी डिलीवरी की डेट 20 जून दी है आपको डॉक्टर ने, तो आप ये नहीं मान के चलिए कि 20 जून का मतलब है कि आपकी डिलीवरी 20 जून को ही होने वाली है, या फिर 20 जून के 1-2 दिन आगे पीछे होने वाली है। जी नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि आपको जून शुरू होने से ही डिलीवरी होने की तैयारी स्टार्ट कर लेनी चाहिए। 5 जून से लेकर 20 जून के बीच में कभी भी बच्चा हो सकता है। कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं, काफ़ी कम बल्कि मरीज़ मैं कहूँगी 5% मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको उनकी ड्यू डेट पे, यानी कि एग्जैक्टली जो तारीख है उस तारीख पे बच्चा होता है। 5-10% मरीज़ ऐसे भी होते हैं जिनकी तारीख भी निकल जाती है, फिर भी दर्द चालू नहीं होते, तो फिर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करके दर्द चालू करने की दवाई दी जाती है। तो डिलीवरी आपकी ड्यू डेट से 2-3 हफ्ते पहले हो सकती है, जिसे हम प्रीटर्म डिलीवरी नहीं कहते, जिसे हम नॉर्मल डिलीवरी ही कहते हैं। तो ये जो डिलीवरी का प्रोसेस होता है, ये शुरू किस प्रकार से होता है? नॉर्मली मेजॉरिटी लोगों में, अधिकांश महिलाओं में यह दर्द के साथ शुरू होता है, यानी कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, यानी कि बच्चेदानी कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करती है, या फिर आप कह सकते हैं दर्द चालू होते हैं। दर्द, लेकिन जब 9वां महीना शुरू होता है तो ठंडे दर्द भी होते हैं और एक्चुअल दर्द भी होते हैं, यानी कि 9वां महीना शुरू होने के बाद जब आपका 9th मंथ स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद बहुत से फॉल्स पेन्स होते हैं। फॉल्स पेन्स होते हैं और ट्रू पेन्स होते हैं। फॉल्स पेन्स का मतलब कॉन्ट्रैक्शन तो होते हैं, यानी कि दर्द तो आते हैं, लेकिन डिलीवरी का प्रोसेस नहीं स्टार्ट होता। तो आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि फॉल्स पेन क्या होता है और ट्रू पेन क्या होता है, ताकि आपको ये एक्चुअली आइडिया रहे कि आपको किस समय जाके हॉस्पिटल में एडमिट होना है। देखिए, डेफिनेटली आपकी ड्यू डेट दी गई है और तब तक अगर आपके दर्द नहीं शुरू हो रहे, तो आपको डॉक्टर के पास अपने दिखाने जाना ही है, ताकि आपको एडमिट करके दर्द चालू होने की दवाई दी जा सके। परंतु उससे पहले बहुत बार महिलाओं को लगता रहता है कि दर्द हो रहा है, और बहुत बार महिलाएं हमारे पास आ जाती हैं दिखाने के लिए, तो उनसे क्या होता है, उनका एंजाइटी भी बहुत बढ़ जाता है। वो आती हैं, हम चेक करते हैं, बोल देते हैं नहीं अभी तो बच्चेदानी का मुंह खुला ही नहीं है, आप वापस घर जाइए। कभी कभी कुछ महिलाएं तो हाँ 1 हफ्ते के अंदर 2-2, 3-3 बार आके दिखा के चली जाती हैं कि नहीं मैडम मुझे लग रहा है दर्द है। वो इसलिए होता है क्योंकि दर्द तो एक्चुअली चालू होते हैं, लेकिन वो ठंडे दर्द होते हैं, जिन्हें हम फॉल्स पेन्स कहते हैं। वो एक्चुअल ट्रू लेबर पेन नहीं होते। ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन में फ़र्क क्या होता है? जो ये फॉल्स लेबर पेन होते हैं, इसमें भी होते हैं यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस ही है, यानी कि बच्चेदानी इस समय पे भी कॉन्ट्रैक्ट ही करती है, दर्द चालू होते हैं, लेकिन वह दर्द डेफिनेटली फ्यू सेकंड्स के लिए रहते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन जब आप कुछ समय आराम करती हैं, रेस्ट कर लेती हैं, लेट जाती हैं, करवट बदल लेती हैं, या 2-4 घंटे निकलने के बाद जब आप सो लेती हैं, ये अपने आप ही गायब हो जाते हैं। तो यह दर्द फॉल्स पेन्स होते हैं। जो ट्रू लेबर पेन होते हैं वह किस प्रकार के होते हैं? जो एक्चुअल लेबर पेन है, यानी कि जब आपको एक्चुअली हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है, वो किस प्रकार के होते हैं? जो ट्रू लेबर पेन होते हैं, उस टाइम पे आपका यूट्रस एकदम, आपका जो एब्डोमेन है, पेट है, आपको लगेगा एकदम पत्थर की तरह हार्ड हो गया है।
कॉन्ट्रैक्ट करता है, कुछ सेकंड्स के लिए रहता है, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड। आपको दर्द पेट के साथ में कमर में भी होता है और वो पैरों में भी रेडिएट कर सकता है। ये जो दर्द होता है वो कुछ मिनट में आता है, यानी कि महिला यूजुअली फील करती है कि पहले इस प्रकार का दर्द 15-20 मिनट में आ रहा था, फिर धीरे धीरे ये जो दर्द है, आप किसी भी प्रकार का रेस्ट करती हैं या करवट बदलती हैं या सो जाती हैं तो भी ये दर्द कम नहीं होता है, ना ही किसी पेन किलर से ये दर्द सिग्निफिकेंटली कम होता है। इन दर्द की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों ही समय के साथ बढ़ती जाती है, यानी कि ये जो दर्द पहले महिला को लगेगा 15-20 मिनट में एक बार आ रहा था, फिर थोड़ी देर बाद यानी कि थोड़ा 1-2 घंटे निकलेंगे, उसके बाद महिला को लगेगा अब दर्द 10-12 मिनट में आने लग गया है, फिर थोड़ा समय निकलेगा, घंटा 2 घंटा निकलेगा तो महिला को लगेगा नहीं अब तो दर्द हर 8-10 मिनट में आ रहे हैं, यानी कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वह समय के साथ बढ़ जाएगी और इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी, यानी कि जो दर्द हैं वो और थोड़े सिवियर हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और जैसे पहले वो रह रहे थे 10-15 सेकंड के लिए तो अब वो 15-20 सेकंड के लिए रहने लग जाएंगे। तो ये होते हैं ट्रू लेबर पेन्स। यूजुअली डिलीवरी का प्रोसेस लेबर पेन के साथ शुरू होता है, परंतु कुछ महिलाओं में यह लीकिंग के साथ शुरू होता है, यानी कि बच्चेदानी के चारों तरफ जो बैग होता है, जो एक बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें लिक्विड भरा हुआ होता है और उसके अंदर होता है बच्चा, जिस लिक्विड को हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। तो जो यह सैक होता है, एमनियोटिक सैक होता है, जो फ्लूइड का एक बैग होता है, वह कभी कभी फट जाता है, जिसके कारण कि लीकिंग शुरू हो जाती है। लीकिंग शुरू होना, जिसको कि आम भाषा में हम पानी छूट जाना भी कहते हैं। महिला की यूजुअली कंप्लेंट होती है कि पानी छूट गया है, यानी कि एकदम धड़ वेजाइना में से लिक्विड निकल के आ रहा है, जिससे कि महिला अपने आप से उसे कंट्रोल भी नहीं कर पा रही है। ऑब्वियसली ये यूरिन तो है नहीं कि कंट्रोल कर पाएगी, ये तो लाइकर है, यानी कि बच्चे के चारों तरफ वाला पानी है। तो कुछ महिलाओं में दर्द चालू होने की जगह लीकिंग शुरू हो जाती है, यानी कि बच्चे के चारों तरफ जो थैली होती है वह फट जाती है और लिक्विड निकल के बाहर आने लग जाता है। ऐसी कंडीशंस में लीकिंग शुरू होने के यूजुअली कुछ घंटों के अंदर ही अपने आप लेबर पेन्स शुरू हो जाते हैं। अगर लीकिंग शुरू हो गई है तो डेफिनेटली आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत है। अगर लीकिंग शुरू होने के कुछ घंटे में अपने आप लेबर पेन शुरू नहीं होते हैं तो डॉक्टर्स दर्द चालू करने की दवाई दे देते हैं, क्योंकि अब हम डिलीवरी को रोक नहीं सकते, अब हमें बच्चा डिलीवर करना ज़रूरी हो जाता है। नॉर्मली जब ये कॉन्ट्रैक्शंस या ट्रू लेबर पेन शुरू होते हैं उस टाइम पे जो वेजाइनल डिस्चार्ज भी होता है वह भी थोड़ा बढ़ जाता है। कभी कभी महिला को रेडिश ब्राउन डिस्चार्ज भी मिलता है, जिसे हम हमारी भाषा में शो कहते हैं। उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जो ये डिस्चार्ज होता है, म्यूकस होता है, ये थोड़ा बढ़ जाता है और थोड़ा हल्का फुल्का सा ब्लड आता है, वह भी आ सकता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी आपको हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हो जाना चाहिए। अब आप हॉस्पिटल जाती हैं, वहाँ पर क्या किया जाता है आपके साथ, तो एक्चुअल स्टोरी अब स्टार्ट होती है। जब आप हॉस्पिटल जाती हैं तो सबसे पहले आपके वाइटल्स चेक किए जाते हैं। वाइटल्स यानी कि आपका पल्स, बीपी, टेम्परेचर, ये सब ठीक है या नहीं है वो चेक किया जाता है। आपके रिकॉर्ड्स चेक किए जाते हैं, यानी कि आप जो भी पूरे 9 महीने में दिखा रही थी एंटीनेटल चेकअप, वो वाला रिकॉर्ड चेक किया जाता है। आपकी एक आईवी ड्रिप चालू की जाती है, एक सुई लगाई जाती है हाथ में, एक ड्रिप चालू की जाती है। वो ड्रिप इसलिए चालू की जाती है ताकि जो भी दवाइयाँ हैं जो कि आपको देने की ज़रूरत है इस टाइम पे, कुछ दवाइयाँ होती हैं जो दर्द को बढ़ाने के लिए दी जाती हैं, कुछ दवाइयाँ इसलिए होती हैं कि बच्चेदानी का मुंह जल्दी खुल जाए, कुछ दवाइयाँ एक्सेसिव पेन को कम करने के लिए दी जाती हैं। तो वो दवाइयाँ इसी ड्रिप के माध्यम से आपको दी जाती हैं। तो आप एक आईवी लाइन ली जाती है। यूजुअली ब्लड को भी क्रॉस मैच करा के रखा जाता है, क्योंकि डिलीवरी के दौरान थोड़ी ब्लीडिंग होने का रिस्क रहता है, तो अधिक ब्लीडिंग ना हो जाए इसलिए आपके लिए ब्लड भी अरेंज करके रखा जाता है यूजुअली। साथ में एनीमा दिया जाता है। एनीमा इसलिए दिया जाता है ताकि बावल्स क्लियर हो जाए, ताकि बच्चा आसानी से नीचे खिसक सके। तो अब आपको कर दिया है एडमिट करने के बाद में आपके वाइटल्स चेक करने, एनीमा देने और आईवी लाइन शुरू करने के बाद आती है कहानी नीचे से आपके चेकअप की। नीचे से चेकअप, यूजुअली नीचे से चेकअप सबसे प्रायर स्टेज पे किया जाता है, एक्चुअली ये देखने के लिए एक्चुअल आप लेबर में हैं या नहीं है। नीचे से चेकअप का मतलब पीवी एग्जामिनेशन। उसके अंदर गायनेकोलॉजिस्ट 2 फिंगर्स आपकी वेजाइना में इंसर्ट करके ये देखते हैं कि बच्चेदानी का मुंह कितना खुला है या कितना नहीं खुला है। लेबर स्टार्ट होने पे यूजुअली 2-3 सेंटीमीटर ये खुल चुका होता है। इसके खुलने के साथ ही जो जिसे हम सर्वाइकल ओपनिंग कहते हैं, ऑस डायलिटेशन कहते हैं, जो बच्चेदानी का मुंह होता है वह धीरे धीरे खुलता जाता है।
बच्चेदानी का मुंह सॉफ्ट भी हो जाता है और थिंड आउट भी होने लग जाता है, जिसे हम हमारी भाषा में इवेसमेंट कहते हैं। हर कॉन्ट्रैक्शन के साथ में बच्चा धीरे धीरे नीचे सरकता है, बच्चेदानी का मुंह धीरे धीरे खुलता है और बच्चा भी धीरे धीरे नीचे सरकता है। यह प्रक्रिया जब आपका पहला बच्चा होता है तो लगभग 6-8 घंटे तो ले ही लेती है, थोड़ा 2-4 घंटे अधिक भी लग सकता है, वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट। आप ऑन एन एवरेज 6 to 12 आवर्स, यानी कि आप जब एक्चुअल एक्टिव लेबर में हैं, यानी कि 2-3 सेंटीमीटर से लेके पूरे 10 सेंटीमीटर का डायलेटेशन, जिससे हम कहते हैं कि बच्चेदानी का मुंह पूरा खुल जाना, उसमें लगभग आप मान के चलिए 6 से 12 घंटे का समय लगता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे होते हैं, जब आपका जो ये एक्चुअल दर्द चालू होते हैं, तब बच्चा धीरे धीरे उस दर्द के साथ में नीचे सरकता है, बच्चेदानी का मुंह धीरे धीरे खुलता जाता है। हर 2-2 घंटे में आपका पीवी एग्जामिनेशन किया जाता है, यानी कि आपको नीचे से चेक करके देखा जाता है कि बच्चेदानी का जो मुंह है वो कितना खुला है, कितना नहीं खुला है, जो स्पीड है यानी कि जो डिलीवरी का प्रोसेस है वो सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, जो पानी आ रहा है वह साफ़ आ रहा है या बच्चे ने कोई गंदा हरा पानी तो नहीं पी लिया है। और इस दौरान, पूरी लेबर की प्रक्रिया के दौरान, आपके बच्चे की धड़कन को भी रेगुलरली चेक किया जाता है। जिन सेंटर्स में फैसिलिटी होती है, जैसे जो बड़े शहर होते हैं या एडवांस सेंटर्स होते हैं, उसमें डेफिनेटली हम लोग CTG मॉनिटरिंग करते हैं, यानी कि हम कंटिन्यूअस जो बच्चे की धड़कन है उसको चेक करने के लिए एक मशीन लगा के रखते हैं, जिससे कि जब तक आपका डिलीवरी का प्रोसेस होता है हम तब तक लगातार आपके बच्चे की धड़कन को मॉनिटर कर सकते हैं, जिससे कि बाय चांस किसी भी पॉइंट पे अगर बच्चे की धड़कन कम होती है तो हमें पता चल जाता है, ताकि उसके हिसाब से हमें जो भी ज़रूरी स्टेप्स लेने हों हमें आइडिया होता है। जिन सेटअप्स पे ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती CTG यानी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की, उन सेटअप्स पे या तो स्टेथोस्कोप से या फिर फीटल डॉपलर से बीच बीच में बच्चे की धड़कन को चेक किया जाता है। तो ये तो हुआ, हर 2-2 घंटे में आपका पीवी एग्जामिनेशन हो रहा है, बच्चे की धड़कन चेक हो रही है और आपके दर्द चालू हैं और बच्चा धीरे धीरे नीचे सरक रहा है। एक टाइम ऐसा आता है 6-8 घंटे जब निकलते हैं कि बच्चेदानी का मुंह पूरा खुल जाता है, यानी कि 10 सेंटीमीटर जितना खुल जाता है। और जब वो पूरा खुल जाता है तो बच्चा बिल्कुल वेजाइना के एंड पे, पेरिनियम के एंड पे बल्ज करना शुरू हो जाता है। उस समय महिला को कुछ इस प्रकार की फीलिंग होती है कि जैसे नीचे बहुत तेज़ बर्निंग हो रही है। वो जो अपने दर्द होती है उसको कंट्रोल नहीं कर पाती है, यानी कि वो चाहे भी तो उसे रोक नहीं सकती है। दर्द सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। उस टाइम पे महिला को ऐसी सेंसेशन भी आती है जैसे कि वह स्टूल पास करना चाहती है, लैट्रिन करना चाहती है। इवन कई बार स्टूल पास महिला कर भी देती है, यूरिन और स्टूल पास भी कर देती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग होता है तो स्टूल भी पास हो जाता है, वह हो सकता है। उस स्टेज पे यूजुअली डॉक्टर्स भी पेशेंट को प्रमोट करते हैं कि वह बेयर डाउन करे, यानी कि नीचे की तरफ जोर लगाए, पुश करना, ताकि कि बच्चा नीचे जल्दी सरके। जब बच्चा बिल्कुल पेरिनियम के नीचे बल्ज करने लग जाता है, बिल्कुल उसका हेड बिल्कुल नीचे आ जाता है, उस समय अगर ज़रूरत होती है, अगर पहला बच्चा है तो बहुत कॉमनली ये ज़रूरत आती है। कभी कभी बच्चे का वज़न कम है, वजाइना में स्पेस काफ़ी है, तो ज़रूरत नहीं होती एपिज़ियोटमी देने की। बट पहला बच्चा है, बच्चे का वज़न ठीक ठाक है, तो बहुत बार लोकल एनेस्थेटिक देने के बाद, यानी कि वहाँ उस एरिया को हल्का सा सुन्न किया जाता है और एक कट लगाया जाता है, जिसे हम कहते हैं एपिज़ियोटमी, जिससे कि बच्चा डिलीवर होने का जो प्रोसेस होता है वह थोड़ा फास्ट अप हो जाता है, बच्चे की डिलीवरी फास्ट हो जाती है, टीयर्स नहीं आते, यानी कि नीचे कटना फटना अपने आप नहीं होता, क्योंकि एक बहुत क्लीन कट हम लोग देते हैं, एपिज़ियोटमी देते हैं। उसके बाद हम यूजुअली आपको कहते हैं कि आप नीचे की तरफ ज़ोर लगाइए। नॉर्मली ये जो डिलीवरी का प्रोसेस है, जब फुल डायलिटेशन हो जाता है तो आपको डिलीवरी की टेबल पे लेटा दिया जाता है, लिथोटमी पोजीशन के अंदर, पार्शियल सिटिंग पोजीशन के अंदर। बहुत सारी पोजीशंस में डिलीवरी कराई जा सकती है, सीधे लेट के चढ़ाई जा सकती है, बैठ के कराई जा सकती है, लेफ़्ट साइड में करवट लेके कराई जा सकती है, लेकिन जो सबसे कॉमनेस्ट पोजीशन होती है वो होती है सेमी सिटिंग और साथ में लिथोटमी। उससे जो डिलीवरी कराने का प्रोसेस होता है वो भी इजी होता है और महिला के लिए सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल भी होती है ये पोजीशन। आपको ज़ोर लगाने के लिए बोला जाता है। डेफिनेटली अगर आपके कॉन्ट्रैक्शंस अच्छे हैं तो हम आपको और दवाई नहीं देते, लेकिन कॉन्ट्रैक्शंस अगर पुअर हैं या वीक हैं तो आपके ड्रिप के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ाने की दवाई भी डाली जा सकती है। और फिर आता है फाइनली बच्चे का बाहर आने का टाइम।
जब बच्चा बाहर आता है तो उसका जो सिर होता है ना, सबसे ज़्यादा टाइम उसके सिर को ही बाहर आने में लगता है। सिर बाहर आने के बाद पूरी बॉडी तो बहुत जल्दी बाहर आ जाती है, फ्यू सेकंड्स के अंदर ही बाहर आ जाती है। सिर ही सबसे ज़्यादा टाइम लगाता है। तो जब सिर बाहर आता है, सिर बाहर आने के बाद आती है गर्दन बाहर, और उसके बाद शोल्डर्स बाहर, फिर बॉडी बाहर आती है, और फिर पैर बाहर आ जाते हैं। कभी कभी जब सिर डिलीवर होता है, यानी कि सिर निकल के बाहर आता है, तो बच्चे के गले के चारों तरफ एक लूप ऑफ कॉर्ड होता है, यानी कि एक नाल जैसा, फंदा जैसा होता है। तो हम उससे पहले हटा देते हैं ताकि वो कोई उससे बच्चे को प्रॉब्लम ना हो, और फिर बच्चा निकाल लेते हैं। बच्चा निकालने के बाद बच्चे की जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड जिससे कि वह प्लेसेंटा से कनेक्टेड है, उसको क्लैंप लगाते हैं। 2 क्लैंप्स लगाए जाते हैं और उसके बीच में से वो अम्बिलिकल कॉर्ड कट कर दी जाती है। उसके बाद बच्चे को पीडियाट्रिशियन को हम लोग हैंड ओवर कर देते हैं। पीडियाट्रिशियन यूजुअली बच्चे को प्राइमरी चेकअप करता है, उसका माउथ को, नोज़ को क्लीन वगैरह करता है, और आपका प्लेसेंटा बाहर आने का टाइम होता है। मीनवाइल कोई एक पर्सन अगर आपके एब्डोमेन पे मसाज करता रहता है तो वह अच्छा रहता है, क्योंकि उससे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट होते हैं, प्लेसेंटा जल्दी सेपरेट हो जाता है, ब्लीडिंग कम होती है। तो अब आता है प्लेसेंटा बाहर निकलने का टाइम। बहुत बार महिला को निकलता है अब बच्चा तो बाहर आ गया, लेकिन अभी भी ये दर्द क्यों हो रहे हैं, वापस से ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ डिलीवरी होने वाली है। कभी कभी महिला पूछती है एक बच्चा तो आ गया, अभी अब क्या बाहर आ रहा है। तो ये होता है आपका प्लेसेंटा, जो यूजुअली 4-5 मिनट में अपने आप सेपरेट हो जाता है, जिसे हम कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन से निकालते हैं। प्लेसेंटा डिलीवर होने के बाद में थोड़ी ब्लीडिंग यूजुअली हर केस के अंदर होती है। 300-400 ml ब्लड लॉस डेफिनेटली होता ही होता है। उसके बाद आपकी जो एपिजियोटमी हमने दी थी, यानी कि जो कट दिया था बच्चा डिलीवर करने के लिए, उसमें वापस से लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, यानी कि उस हिस्से को सुन्न करने का इंजेक्शन दिया जाता है, और फिर उसको सूचर किया जाता है, रिपेयर कर दिया जाता है। वो यूजुअली लोकल एनेस्थीसिया में होता है, तो आपको बहुत पेन नहीं होता है उस चीज़ का। तो सुन करके आपके जो एपिजियोटमी के स्टिचेस हैं वो लगा लिए जाते हैं। उसके बाद आपको आपके रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। रूम में शिफ्ट करने के बाद में डेफिनेटली थोड़े समय के लिए आपको जो भी कंफर्टेबल होने का टाइम है वो हम आपको देते हैं। और हमारा ये और रहता है कि हम कोशिश करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग जितनी जल्दी इनिशिएट हो सके, यानी कि आधे घंटे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग को चालू कराना अच्छा रहता है, यानी कि माँ का दूध बच्चे को पिलाया जाए तो वह अच्छा रहता है। साथ में आपके वाइटल्स को, यानी कि आपका पल्स, बीपी वापस से एक बार चेक किया जाता है। आपको खाने के लिए भी अलाउ कर दिया जाता है। इस टाइम पे आप खा पी सकती हैं, क्योंकि डेफिनेटली महिला की पूरी एनर्जी निकल चुकी होती है डिलीवरी प्रोसेस में, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स महिला भूखी होती है और खाना खाना चाहती है। तो हम मना नहीं करते, वी अलाउ डेफिनेटली कि आप जो लेना चाहें उस टाइम पे आप ले सकते हैं। ब्रेस्ट फीड कराना रहता है उस टाइम पे बच्चे को, और 1-2 घंटे बाद ही हम लोग फीमेल को यूरिन पास करने के लिए भी प्रमोट करते हैं, क्योंकि अगर ब्लैडर भरा रहता है तो फिर ब्लीडिंग भी बढ़ने का रिस्क रहता है। रेगुलरली आपका ब्लड लॉस कितना हो रहा है, ब्लीडिंग कितनी हो रही है, उसको भी चेक किया जाता है। यूजुअली 24 घंटे के बाद आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। एक बार पीडियाट्रिशियन आपके बच्चे का वापस राउंड ले लेते हैं, और उसके बाद आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है, कुछ डिस्चार्ज मेडिकेशंस के साथ में। कुछ टेक होम इम्पॉर्टेंट मैसेजेस रहते हैं। डिलीवरी अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है आपकी, कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना रहता है, जैसे कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो टाँके खुलने का डर रहता है। आपको लिक्विड्स का इंटेक ज़्यादा लेना रहता है, हरी सब्जियां और फल ज़्यादा खाने होते हैं, और आलती पालती मार के नहीं बैठना होता है, पैर लंबे करके बैठने रहते हैं। तो ये होते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना होता है। आई होप कि एक्चुअल डिलीवरी में क्या होता है वो मैं आपको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।